वेलकम टू फिजिक्स एमपी09। मैं आनंद शुक्ला आप का स्वागत करता हूं। यहाँ पर फिजिक्स में हम बात कर रहे हैं जिस टॉपिक पर, वो टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। एग्जाम के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, और जहां से शुरुआत होती है फिजिक्स की। जब हम बात करते हैं फिजिक्स की तो ये मेरा पहला लेक्चर है, और यहाँ पर हम पूरी लेक्चर सीरीज अपलोड कर रहे हैं फिजिक्स की, जिसमें लाइव सेशन होना था, लेकिन किसी टेक्निकल कारणवश नहीं हो पाया, तो रिकॉर्ड करके हम लेक्चर अपलोड कर रहे हैं सीरीज में। आपको यहाँ पर मिलेंगे प्रॉपर नोट्स, प्रैक्टिस शीट, एग्जाम टारगेटेड क्वेश्चंस और इजी ट्रिक्स। सबसे बड़ी दिक्कत फिजिक्स में विद्यार्थियों को यह आती है कि सर इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, तो कैसे अप्रोच करना है वो मैं इसके अंदर बताऊंगा, और कितनी आसानी से कर सकते हैं वो इसमें समझ पाएंगे। यहां पर अगर हम आगे बात करते हैं तो आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, विग्ना एजुकेशन ऐप। ये इसका लोगो है, और इस ऐप को डाउनलोड करने में आपको मिलेंगे रिकॉर्डेड और लाइव वीडियोस, जिनसे आप बड़ी आसानी से बहुत अच्छे से अच्छा पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ आपको मिलेंगे पीपीटी और क्लासरूम लेक्चर। ये जो लेक्चर पढ़ रहे हैं इसकी पीपीटी वहां पर अपलोड हो जाएगी विग्ना एजुकेशन ऐप पर। प्रैक्टिस शीट वहां पर है, आपकी क्लास ओवर होने पर आपको एक प्रैक्टिस शीट मिल जाएगी, वहां पर उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, एक्स्ट्रा होमवर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एग्जाम के लिए स्पेशल लेक्चर्स वहां पर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, और यहाँ पर आपको सॉल्यूशन ऑफ रेप्यूटेटेड बुक्स प्रोवाइड किए जाएंगे, डिस्कशन होंगे, ताकि आप इजीली कवर कर सके टॉपिक को। समझे मेरी बात को। यहाँ पर ये कुछ रिजल्ट थे जिसके थ्रू हम बताना चाहते हैं कि 2024 में परचम लेने के बाद 90, 95, 90, 85, 88, अब हम 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं। इस साल भी 10th और 12th में हमारी परचम ले रहेंगे। चलिए बात करता हूं मैं यहाँ पर कि फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। बोर्ड पे पूरा लिखा है, लेकिन आप ध्यान से सुनो। जब मैं किसी दो बॉडीज को लेता हूं, जैसे कि एक स्वेटर लिया, ठंड लग रही थी, पहन के सो गए, रात में रजाई ओढ़ के सोए थे तो गर्मी लगने लगी, हमने स्वेटर को उतारा। जब हमने स्वेटर को उतारा तो उसके अंदर हुआ फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन होने के कारण वहां पर निकली चिंगारी, और चिंगारी को आग बनने में देर नहीं लगती, तो वहां पर निकली चिंगारी। तो बिकॉज ऑफ रबिंग ऑफ टू सरफेसेस, वहां जो चार्ज प्रोड्यूस हुए, उसे कहते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। इसका एक और नाम क्या है सर? इसका एक और नाम है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। थ्योरी बोर्ड पे है, वहां से आप स्क्रीनशॉट ले लेके पूरे नोट्स तैयार कर सकते हो लेकिन फिजिक्स की जिम्मेदारी मेरी, मैं फिजिक्स कवर करवाऊंगा, बस लगे आपको रहना है। तो ये हो गया यहाँ पर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अब हम बात करते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, तो चार्ज का मूवमेंट नहीं होगा, चार्ज का मूवमेंट नहीं होगा सर। बादल का गरजना, बिजली का चमकना, ये सब भी किसका एग्जांपल है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का। इसके अंदर क्या होता है? द बॉडी विच लूजेस द इलेक्ट्रॉन बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। सबको पता है, सबको पता है। सोडियम आयन होता है Na पॉजिटिव, क्यों? क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है। और क्लोरीन Cl नेगेटिव, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है। While the body which receive the electron from the negative charge, बिल्कुल सही। स्टैटिक और फ्रिक्शनल टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक कहानी मैंने सुना दी। हेयर एंड कॉम्ब, सभी ने स्कूलों में खेल खेला होगा, अक्सर खेला होगा, हमेशा खेला होगा, संभव ही नहीं कि नहीं खेला हो। बाल पे रखा कंगा और घिसा, अब सामने पटक देते कचरा शॉर्पनर करके, और उसको ऐसा करके कचरे को नचाते। जो ज्यादा देर तक नचा पाएगा कचरे को, वो जीता। यही खेल है। ये भी इसी का एग्जांपल है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एक हो गया पॉजिटिवली चार्ज, और वो होता है नेगेटिवली चार्ज। तो व्हेन यू रब कॉम्ब विथ योर हेयर, द चार्ज गेट ट्रांसफर्ड, बट दैट चार्ज कैन नॉट बी ट्रेवल्ड, दैट चार्ज कैन नॉट बी ट्रेवल्ड। ये बात सबको समझ में आ गई होगी। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन। व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? Electricity is said to be the presence and the flow of electric charge. Flow of electric charge by using electricity transfer of energy in the other way allow the simple source. ठीक है, इंग्लिश फालतू बातें। Flow of electron through conductor such as copper wire. अब इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होते हैं? तो चार्ज क्या होते हैं? तो इलेक्ट्रिक चार्ज जब आप बात करते हो कि एक जगह से दूसरी जगह तक आप एटम्स को ट्रांसफर कर पाते हो, तो अगर वो एटम ट्रांसफरेबल है तो वो करंट इलेक्ट्रिसिटी है, और अगर एटम ट्रांसफरेबल नहीं है तो वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। और चार्ज जो होता है वो Q से डिनोट होता है। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होता है। इसकी यूनिट क्या होती है चार्ज की? कूलम। चार्ज की यूनिट क्या होगी? कूलम। ये स्केलर क्वांटिटी होता है। और चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम वन टू अनदर विच मींस दे आर मूवेबल। चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक ट्रांसफर होता है, जिससे क्या पता चलता है कि चार्ज मूवेबल है। थर्ड, लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अभी आगे समझाऊंगा। चार्ज इज ऑलवेज लिंक्ड विथ मास। चार्ज हमेशा किससे कनेक्टेड होता है? मास से। अब यहां पर जब उसने बोला एक वर्ड लाइक चार्जेस और अनलाइक चार्जेस, तो मैंने ये स्ट्रिंग ले ली, इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और मैंने यहां पर एक ले ली ग्लास रॉड, ठीक है, और ग्लास रॉड रब्ड विथ सिल्क क्लॉथ।
तो ग्लास रॉड को किससे मैंने रब किया, रब्ड विथ, ये सिल्क का वायर भी सिल्क का है, तो ग्लास रॉड रब्ड विथ सिल्क क्लॉथ। अगर ग्लास की रॉड को सिल्क के क्लॉथ के साथ रब किया तो जो चार्ज आएंगे वो कौन से आएंगे, पॉजिटिव, ये याद रखना। और दूसरे केस में जो मटेरियल है, ग्लास रॉड रब्ड विथ प्लास्टिक रॉड रब्ड विथ वुलन क्लॉथ, ये तो सिल्क का ही वायर है, यहां पर आएगा प्लास्टिक रॉड रब्ड विथ, समझा रहा हूं 2 मिनट रुकना, वुलन क्लॉथ। तो यहां पर ग्लास को सिल्क के साथ रब किया है और दूसरी तरफ प्लास्टिक को वुलन के साथ रब किया। अगर ऐसा किया है तो यहां पर कौन सा चार्ज मिलेगा, पॉजिटिव, और यहां पर कौन से चार्जेस मिल गए, ये नेगेटिव चार्जेस। तो व्हेन ग्लास रॉड, कांच की एक रॉड ली और उसको सिल्क के कपड़े पे घिसा तो उस पर जो चार्जेस आए वो पॉजिटिव चार्जेस है, मतलब उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलेगी, आगे आएगा। और जब आपने नेगेटिव चार्ज ले लिया, कैसे बनाया, नेगेटिव चार्ज लिया नहीं बनाया, आपने प्लास्टिक की एक रॉड ली और उसको वुलन ऊनी कपड़े पे घिसा तो इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो अंदर की तरफ आ रही थी, ये कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है और नेगेटिव चार्ज कैसे आता है, ये बात समझ में आ गई होगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं। अब इसके बाद में आगे सुनना मेरी बात को, कि मैंने क्या करा, इसके नजदीक एक रॉड लेके आया, वो रॉड कौन सी है, पॉजिटिवली चार्ज। तो ये तो एक है और ये धागे से लटकी हुई है, तो जब ये मैं पॉजिटिव लेके आया तो ये इधर की तरफ, ये रॉड इधर की तरफ चले गई। इससे क्या मालूम पड़ा, इससे पता चला कि यहां पर रिपल्शन होता है, इससे मालूम पड़ा कि पॉजिटिव चार्जेस रिपल ईच अदर, रिपल, ठीक है, रप्पा रप्पा, तो ये पॉजिटिव चार्ज रिपल ईच अदर। और अगर मैं इसी के अगेंस्ट में यहां पर एक रॉड ले आऊं और इस पर चार्ज फिर से पॉजिटिव, कैसी रॉड है, ये भी ग्लास की, कैसी रॉड है, ये भी ग्लास की, तो अब नेगेटिव इसकी तरफ आ गया, तो इससे क्या पता चला, इससे पता चला कि यहां पर अट्रैक्शन हो रहा है। तो इस कॉन्सेप्ट से ये बात एक बहुत अच्छे से क्लियर हो गई कि अपोजिट सिमिलर चार्ज रिपल ईच अदर, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, सिमिलर चार्ज रिपल ईच अदर और अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट। तो ये जो आपने पीछे की लाइन में पढ़ा था, थर्ड वाला पॉइंट, लाइक चार्ज रिपल, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट, वो यहां से कहानी आई है मेरे दोस्त, यहां से कहानी आई है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, तो फिर मैं अगला टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन बता दूं। चलिए यहां तक का बिल्कुल क्लियर। अब ये तो स्लाइड और पूरा ही क्लियर हो गया मेरे दोस्त। अब इससे आगे अपन बात करते हैं, लेकिन ये तो पूरा ही क्लियर हो रहा, क्या बात हो गई। चलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, शील्डिंग तो आगे आएगा, समझना इसका मतलब क्या होता है। यहां पर मेरे पास एक रॉड है जिस पर चार्जेस है नेगेटिव चार्ज, कौन से चार्ज है यहां पर, नेगेटिव, कौन से चार्जेस है, नेगेटिव, ठीक है। ये प्लास्टिक रॉड है मान लो, जिसको वुलन क्लॉथ के साथ रब किया गया, चार्ज आ गया नेगेटिव, ठीक है। इसके ऊपर इनिशियली कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है, मतलब इनिशियली कैसा है दिखने में, ये इंसुलेटिंग स्टैंड लगा हुआ है, इसका नाम क्या है, इंसुलेटिंग। कलर क्लियर दिख रहा होगा, कलर चेंज कर दूं, अभी तो दिख रहा है, फिर भी कर ही देते हैं। यहां पर ये इंसुलेटिंग स्टैंड है, अभी इसके अंदर सारे चार्जेस ऐसे हैं, ये नेगेटिव पॉजिटिव सब मिक्सचर बने हुए हैं, हर मटेरियल में ऐसा ही होता है, ये मिक्स्ड है। अब मैंने क्या करा, मैंने थोड़ी होशियारी दिखाई और मैं यहां पर एक प्लास्टिक की रॉड जो चार्ज्ड है, कैसी रॉड है, चार्ज्ड, लेके आया। जैसे ही मैं लाया इस प्लास्टिक की रॉड को, यहां पर सारे पॉजिटिव चार्ज इसके पास आ गए क्योंकि ये नेगेटिव है,
क्योंकि ये नेगेटिव है, ठीक है। और सारे नेगेटिव चार्ज, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर, तो इसने पॉजिटिव को अपनी तरफ खींचा और नेगेटिव को अपने से दूर कर दिया, ठीक है, नेगेटिव को अपने से दूर कर दिया। तो यहां पर क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज मतलब डिफिशियंसी किसकी, इलेक्ट्रॉन की, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पर क्या हो गया, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक तरफ हुआ डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक तरफ हुआ यहां पर एक्सेस ऑफ अथाह मात्रा में इलेक्ट्रॉन। तो एक तरफ हो गया डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक तरफ हो गया एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये केस इसके अंदर एग्जिस्ट करता है। तो यही है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, प्रोसेस इन विच रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज टेक्स प्लेस इन अ बॉडी व्हेन इलेक्ट्रिकली चार्ज बॉडी इज ब्रॉट नियर इट। ये बॉडी कैसी है, ये बॉडी है इलेक्ट्रिकली चार्ज। तो मेरे दोस्तों यहां पे समझ में आया होगा। और इसको क्या बोला गया, जो चार्ज इधर से इधर शिफ्ट होगा, ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या होता है, ये होता है ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन आई थिंक सभी को क्लियर होगा क्या होता है, कैसे करते हैं। मैं फिर इससे आगे बढ़ता हूं। अब आ गया टॉपिक क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। सुनो, बोर्ड पे लिखा हो तो फिर पढ़ लेंगे। सुनो, जब मैं बोलता हूं क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, तो होता क्या, जब भी आप बात करते हो चार्जेस, तो थोड़ी एक एक इलेक्ट्रॉन फेंक के देंगे कि ये ले ये ले ये ले, ऐसा नहीं होता। आप दुकान पे आते हो, आप बोलते हो मुझे अंकल बिस्किट का पैकेट दे देना। क्या बोलते हो, अंकल मुझे बिस्किट का पैकेट दे देना। तो आप दुकान पे आके पैकेट वर्ड नहीं, आप बोलते हो अंकल एक बिस्किट फलाना फलाना कंपनी का जो 20 रुपए वाला पैकेट है, वो 20 रुपए का दे दो। तो क्या वो एक बिस्किट निकाल के देते हैं, नहीं। दो बिस्किट निकाल देते हैं, नहीं। वो बोलते हैं कितने, अपन बोलते हैं 3, तो वो 3 पैकेट निकाल के देते हैं। जब वो 3 पैकेट्स निकाल के दे रहे हैं, तो जो पैकेट्स आपको वहां पे 3 मिल रहे हैं, वैसे ही चार्जेस मिलते हैं, हमेशा पैकेट्स या बंडल के फॉर्म में। तो चार्जेस हमेशा किस फॉर्म में होते हैं, पैकेट या बंडल के फॉर्म में रिलीज होते हैं। एक बार में एक पैकेट में होता है 2 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 20 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि आप जब बिस्किट में तो किसी में 4 बिस्किट आते हैं, किसी में 2 आते हैं, किसी में 10 भी आते हैं, अपने अपने हिसाब से। तो यहां पर भी ऐसे ही कुछ कहानी बनने वाली है कि पैकेट या बंडल के फॉर्म में क्या निकल रहा है, चार्जेस बाहर निकल रहे हैं। बहुत अच्छा। तो कितने चार्ज होंगे, तो चार्ज अगर पॉजिटिव चार्ज है, सुनना मेरी बात, और अगर नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है तो डिनोट होता है प्लस ई से, और नेगेटिव होता है तो माइनस ई से। कुछ बोलते थे पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन है तो पी बोल दो, और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है तो ई बोल दो। ना बेटा ना लाडले, पॉजिटिव चार्ज प्लस ई और नेगेटिव चार्ज माइनस ई। क्या मेरी बात समझ में। तो Q इक्वल टू क्या होगा, तो बोले E। अब कितने इलेक्ट्रॉन, बोले 1 इलेक्ट्रॉन, या फिर 2 एक साथ निकले, या फिर 3 एक साथ निकले, या फिर 5 एक साथ निकले, या फिर 10, या फिर 20, या 50 या 100। बोले सर अपने को नहीं मालूम कितने, फिर आप ही बता दो। तो यहाँ पर n इलेक्ट्रॉन, कितने, n चार्जेस, इलेक्ट्रॉन भी नहीं, n चार्जेस निकले, ठीक है। सर प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन, बोले क्या मालूम। तो यहाँ पर लगा दिया प्लस माइनस। पॉजिटिव चार्ज है तो प्लस का आ जाएगा, और नेगेटिव है तो माइनस का आ जाएगा। लेकिन यहां पर जब हम बोलते हैं चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19। तो मैग्नीट्यूड ऑन द चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। अब ये बात अगर समझ में आई हो कि चार्जेस हमेशा पैकेट्स या बंडल्स के फॉर्म में निकलेंगे जब भी आप किसी बॉडी की बात करोगे, ऐसे चार्जेस बाहर फ्लो होते हैं। अच्छा सर, अगर ऐसा होता है तो कैलकुलेट द चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, बोले हीलियम। हीलियम का चार्ज कितना है, तो 2e। 2e E कितना होता है, वैसे तो मैंने लिखा है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, क्योंकि हीलियम पॉजिटिव चार्ज है तो प्रोटॉन लगेगा, तो ये आ गया। तो आंसर कितना आ गया, 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 ऑफ कूलम्स। ये आ गया इसके अंदर आपका आंसर। तो ये जो आपने आंसर इसमें कैलकुलेट करा है, वो Q इक्वल टू 2E की कहानी आपने गाई है। मेरी बात समझ में आ रही होगी। ऐसे काफी सारे लेक्चर्स यहाँ पर इस ऐप पर अवेलेबल है, प्रैक्टिस शीट, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल भर भर के बहुत सारा कंटेंट यहाँ पर आपको इस ऐप पर मिलेगा। इसकी अभी कॉस्टिंग लिमिटेड टाइम के लिए सिर्फ 35 रुपीज है, सिर्फ 35 रुपीज।
तो बड़ी आसानी से आप इस कंटेंट को यूज करके स्टडी कर सकते हो। अगर मैं आगे बात करूं तो कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कूलम्ब्स लॉ। मैंने यहां पर एक चार्ज रखा, यहां पर चार्ज है Q1, यहां पर चार्ज है Q2। सबको बैठने के लिए बोल देना, क्लास 5:15 बजे स्टार्ट होगी। यहां पर चार्ज है Q1, यहां पर चार्ज है Q2। बोले ठीक है सर, जैसा आपका आदेश। और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी हुई? हाँ, तो एक्सपेरिमेंटल स्टडी से मालूम पड़ा कि Q1 Q2 पे फोर्स लगा रहा है और Q2 Q1 पे फोर्स लगा रहा है। तो Q1 जो 2 पे लगा रहा है तो फोर्स ऑन 2/1, और ये है फोर्स ऑन, ये इस पे फोर्स लग रहा है फोर्स ऑन 1/2, और ये है फोर्स ऑन 2/, Q1 Q2 को अपनी तरफ खींच रहा है, Q2 Q1 को अपनी तरफ खींच रहा है अगर अपोजिट चार्जेस है तो ये फोर्सेस लग रहे हैं। तो ये आ गया F12 और F21। क्या मेरी बात समझ में? बहुत अच्छा। अब ये दोनों वैल्यू तो सेम ही है, बोले F21 या F12, ये दोनों F के इक्वल। तो कितना फोर्स लगता है ये कूलम्ब्स अंकल ने बताया था, कितना लगता है? तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना ज्यादा चार्ज बढ़ता जाएगा, ये 5 कूलम, ये 7 कूलम, टोटल 12 हो गया है, 6 8 टोटल 14 हो गया है। ऐसे चार्ज जब बढ़ते जाएंगे मैग्नीट्यूड में तो लगने वाला फोर्स भी इसके अंदर बढ़ता जाएगा। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। दूसरा है F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। तो एक हो गया F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, और एक हो गया उनके बीच की डिस्टेंस। दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस जैसे जैसे आप कम करते जाओगे फोर्स बढ़ता जाएगा। याद करो मैग्नेट को, मैग्नेट से रिलेट कर रहे हैं। जैसे जैसे दो मैग्नेट पास पास आते थे उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता था या रिपल्शन, और जैसे दूर जाते थे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन कम होता था। तो इसका मतलब कि ये भी रिलेट करता है डिस्टेंस से। तो यहां पर आ जाएगा F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। अपनी पढ़ाई शुरू कर दो। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R का स्क्वायर। अगर ऐसा होता है तो इन दोनों को एक साथ लिखे तो क्या मिल रहा है? और अगर मैं प्रोपोर्शनेट का साइन हटाऊं तो एक आ गया कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ये कूलम्ब्स लॉ है। इसमें जो K आपने पढ़ा वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, और ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर। सर बाकी तो आपने जो पढ़ाया बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा समझ में आ गया सर सब कुछ। फिर क्या दिक्कत है? सर एक दिक्कत है। वो क्या दिक्कत है? सर ये दिक्कत है कि ये जो नीचे कोई लिखा है गंदा सा, ये ई बना कर कुछ घुमा दिया, इसे एप्सिलॉन कहते हैं। हाँ सर वही, वो क्या होता है? एप्सिलॉन जो होता है वो दो चार्जेस के बीच में अगर एयर या वैक्यूम है, अगर ये चार्जेस कहां रखे हैं? बोले स्पेस में। वो कहां क्या है? या तो एयर होगी या वैक्यूम होगा। तो दो चार्जेस के बीच में अगर एयर या वैक्यूम है तो इसके अंदर आपके उस पे जो फोर्स लगेगा वो अफेक्ट हो जाएगा, जितना लगना चाहिए उससे कम। तो इसका जो फॉर्मूला निकल के आ गया, अरे R1 R2 नहीं रहा भाई, Q1 Q2 और अपॉन में R स्क्वायर। ये इसके अंदर इसका फॉर्मूला होता है। बोले ठीक है सर, बहुत अच्छा समझ में आ गया। लेकिन सर अगर कोई एयर या वैक्यूम के अलावा कुछ मीडियम हो गया तो मतलब ये दो चार्जेस उठा करके पानी में डाल दिए, केरोसिन में डाल दिए, पेट्रोल में डाल दिए, डीजल में डाल दिए, तो फिर क्या होगा सर? तो फिर यही फॉर्मूला बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2 और अपॉन में R, जिसके अंदर ये जो एप्सिलॉन R है ये कहलाता है रिलेटिव परमिटिविटी। क्या कहलाता है ये? रिलेटिव परमिटिविटी। जबकि एप्सिलॉन नॉट क्या कहलाता है?
एब्सोल्यूट परमिटिविटी। तो एप्सिलॉन नॉट कहलाता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी और ये कहलाएगा इसके अंदर रिलेटिव परमिटिविटी। अब अगर मैं बात करूं कि यहां पर मैं एक फॉर्मूला लिख दूं F इज इक्वल्स टू Q1 Q2 और अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन R, तो यहां पर एप्सिलॉन किसके इक्वल होगा? तो बोले एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन R। ये एप्सिलॉन क्या है? बोले वो मीडियम का ओवरऑल इफेक्ट, तो उसको क्या लिखा? एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन R। तो इस फॉर्मूले की मदद से हम पूरा समझ पाए कि अगर मीडियम एयर या वैक्यूम में तो फॉर्मूला क्या लगेगा और अगर दूसरा मीडियम आ जाए तो फॉर्मूला क्या लगेगा। और ये कितना अफेक्ट करता है कि अगर आपने दो चार्जेस को हवा में रखे और उनके बीच का फोर्स कैलकुलेट करा, फिर आपने वही दो चार्जेस उठाए और पानी में डाल दिए और उनके बीच में जब आप फोर्स कैलकुलेट करोगे तो पानी में डालने पर फोर्स 80 गुना 80 टाइम्स गिर जाएगा। मतलब अगर फोर्स 80 न्यूटन लग रहा है हवा में तो पानी के अंदर वो सिर्फ 1 न्यूटन होगा। 80 डिवाइड बाई 80, 160 न्यूटन हवा में है तो पानी के अंदर 2 न्यूटन होगा। तो यहां पर ये वैल्यू इस तरीके से इसके अंदर अफेक्ट हो जाएगी और आपका आंसर आ जाएगा। हेलो, ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आया है, बोला नहीं था लेकिन आ गया है, ठीक। 3 इक्वली चार्ज ऑब्जेक्ट, यहां पर भी चार्ज Q, कलर थोड़ा सा अच्छा ले लेते हैं, मतलब यहां पर भी चार्ज Q, यहां पर भी चार्ज Q और यहां पर भी चार्ज Q। ये 3 इक्वली चार्ज स्फीयर है, प्लेस्ड एज शोन इन द फिगर। द ऑब्जेक्ट A exert electric force on object B equal to force on B by A 3 into 10 to the power minus 6 न्यूटन। बोले ठीक है, what is the electric force C exert on B? ठीक है, चार्जेस सेम है। बोले हाँ सर, तो एक फोर्स इधर की तरफ लग रहा होगा रिपल्शन, इसके कारण ये आया 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 इधर की तरफ, फोर्स ऑन बी बाय ए, ये आया 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 इधर की तरफ, फोर्स ऑन बी बाय सी। ये दोनों फोर्स क्या होंगे? इक्वल। फोर्स ऑन बी बाय ए इज इक्वल टू फोर्स ऑन बी बाय सी। ये दो फोर्सेस इक्वल होंगे, बी बाय ए और दूसरा वाला क्या है? बी बाय सी। बी बाय ए की तो वैल्यू ही दी हुई है, खैर डिस्टेंस इक्वल है क्या? नहीं नहीं, फिर इक्वल नहीं होंगे, इक्वल नहीं हो सकते, इसको हटाना पड़ेगा डिस्टेंस क्योंकि सेम नहीं है। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं, निकालना पड़ेगी वैल्यू। मैंने बोला फोर्स ऑन बी बाय ए इज इक्वल टू के Q1 Q2, डिस्टेंस कितना है? 2 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो। यस सर, ये आ गया। और आर स्क्वायर, फॉर्मूला के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी है? बोले 3 इंटू 10 की पावर माइनस 6। बोले यस सर। के की वैल्यू कितनी है? 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ये वैल्यू किसकी आ गई? 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इज द वैल्यू ऑफ के। हेलो, तो यहां पर खुश रहो, यहां पर आ गई ये वैल्यू। यहां पर के की वैल्यू कितनी होती है? 9 इंटू 10 टू द पावर 9। क्यू का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 10 की पावर माइनस 4, यहां आ गया 3 इंटू 10 की पावर माइनस 6। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो यहां पर 3 3 जा 9, 4 उधर गया तो क्यू स्क्वेयर 4 इंटू 10 की पावर माइनस 10, माइनस 4 माइनस 6 माइनस 10 और अपॉन 10 की पावर 9, तो ये कितना आ गया? 4 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ये इसके अंदर वैल्यू आ रही है, क्यू स्क्वेयर की वैल्यू 4 इंटू माइनस 19 और अपॉन में 3 आ गया। तो ये किसकी वैल्यू आ गई? क्यू स्क्वेयर की। आपको क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फोर्स। किस पर निकालना है? ये इलेक्ट्रिक फोर्स आपको इधर से निकालना है, मतलब फोर्स ऑन बी बाय सी, इधर वाला, इधर वाला। तो के Q1 Q2 वो क्यू स्क्वायर हो गया अपॉन डिस्टेंस। तो तरीका सीखोगे तो न्यूमेरिकल बनेंगे। तो बहुत बच्चों को दिक्कत ये है, मैं बिना आपसे मिले पूछे बता देता हूँ कि सर समझ में सब आता है, न्यूमेरिकल बनते नहीं है। टीचर से पूछने आते हैं, वो समझाते हैं, टीचर बिल्कुल समझ में आया तो फिर से नहीं बनते। इसीलिए ये वीडियो लेक्चर्स आपके लिए सपोर्टिव है कि आपको जब जब नहीं बने आप फिर क्वेश्चन पे जाओ रिवर्स करके और स्टडी करो। ऐप पर ऐसे ढेरों वीडियोस कंटेंट अवेलेबल। के की वैल्यू
9 इंटू 10 की पावर 9, क्यू स्क्वायर की वैल्यू और अपॉन में 10 की पावर -4, तो ये 3 से गया 3 इंटू 4 -10 प्लस 4 -6, तो फोर्स ऑन बी बाय सी 12 इंटू 10 की पावर -6 यूनिट न्यूटन। चेक करें जरा, इसका आंसर आ रहा है 12 इंटू 10 टू द पावर -6 न्यूटन अलोंग बी ए। ये आ रहा है अलोंग, डायरेक्शन क्या है, बी से ए की तरफ, बी से ए की तरफ। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। दूसरा क्या पूछ रहा है, नेट फोर्स ऑन बी। अब वो जब पूछ रहा है कि नेट फोर्स ऑन बी कितना होगा, तो यहां पर नेट फोर्स क्या होगा, तो एफ बी ए क्या है और बी सी क्या है, कौन सा बड़ा है, बी सी बड़ा है, तो बी सी माइनस बी ए। बी सी कितना है 12 और बी ए कितना है 3, तो ये कितना आ गया 9 और इसकी यूनिट क्या आ गई न्यूटन। तो यहां पर नेट वैल्यू ऑफ फोर्स आ गया 9 इंटू 10 टू द पावर -6 न्यूटन ये। और नेट वैल्यू ऑफ फोर्स की डायरेक्शन भी क्या रहेगी, यही वाली, क्योंकि इधर 12 का लग रहा है जबकि इधर सिर्फ 3 का लग रहा है, तो इसके ऊपर ज्यादा फोर्स किधर लगेगा, इसके ऊपर ज्यादा फोर्स इधर लगेगा। सो दिस इज द कूलम्स लॉ। अभी सिर्फ एक ही क्वेश्चन किया है समय की बाध्यता के कारण, लेकिन कल 4 बजे की क्लास में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करने वाला हूं, तो डेली 4 PM लाइव क्लास अटेंड करें और फिजिक्स अपना कंप्लीट कर ले कंटेंट मेरे साथ, जिसमें केस स्टडी, असर्शन, सब कुछ पढ़ाने वाला हूं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। स्ट्रेस नहीं लेना है बच्चा, स्ट्रेस नहीं लेना है, सिर्फ आपको हार्ड वर्क करते रहना है, एक जैसे एफर्ट्स लगाएं, घबराए बिल्कुल नहीं, बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट आएगा। थैंक यू सो मच।